दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मनोज मुंशिर की दो लाइनों के साथ आज के इंटरव्यू की हम शुरुआत कर रहे हैं। कश्तियाँ हमने जला दी हैं भरोसे पे तेरे, कश्तियाँ हमने जला दी हैं भरोसे पे तेरे, यहाँ से नहीं हम वापस लौट कर जाने वाले। ऐसे ही एक मजबूत इरादे वाली शख्सियत आज हमारे बीच में है, जिन्होंने कई सारे काम किए, लेकिन जब वो डायरेक्ट सेलिंग में आए तो इस इरादे से आए थे कि अब हम लौट के कहीं नहीं जाने वाले और हमेशा हमेशा के लिए इस इंडस्ट्री के हो गए। सो आइए मिलके स्वागत करें। वाराणसी से हमारे बीच में पधारे हैं वीवी पांडे साहब। पांडे सर, आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पहले तो सर मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आपने मुझे एक अवसर दिया यहाँ पर आने का, और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सभी व्यूवर्स को जिन्होंने मुझे पसंद किया और मेरी डिमांड की। और सुरेंद्र सर, मैं एक्चुअली आपका फ़ैन हूँ बिकॉज आप एक ऐसे शख्सियत हैं जो आज इस डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चमत्कार है। यह एक बहुत बड़ी अलौकिक घटना है, क्योंकि हम कोई भी काम अगर करते हैं वहाँ हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहीं पर दुआएं कमाई जाती है, कहीं पर प्यार कमाया जाता है, कहीं पर रिश्ता कमाया जाता है और कहीं पर ज़िंदगी में लोगों के बदलाव किया जाता है, तो वो इंडस्ट्री है। तो सर बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से हम लोग सब लोग लकी हैं एक्चुअली, हम डायरेक्ट सेलिंग को एक्चुअली समझ पा रहे हैं और उसको जी पा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको समझ नहीं पा रहे हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मानते नहीं इसको। थैंक यू सो मच सर। हमने आपका कमिंग सून का इंटरव्यू डाला था और कुछ लोगों ने, नहीं बहुत सारे लोगों ने उस पर कॉमेंट्स किए हैं, लेकिन मैंने कुछ उसमें से उठाए हैं जी। क्रांति तिवारी लिखते हैं ईगरली वेटिंग फॉर सेशन। अमित मिश्रा लिखते हैं वेटिंग फॉर द एनर्जेटिक सेशन। मयूरी खुंगरे लिख रहे हैं वन मोर महागुरु ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। संजीव श्रीवास्तव ने लिखा है हम सबको इंतजार था इस पल का। आशुतोष मिश्रा लिख रहे हैं लव यू सर। राहुल प्रजापति ने लिखा है पूर्वांचल का शेर। नेहा कनौजिया ने लिखा है हमारे बनारस का किंग। आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार। थैंक यू। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले देखिए, आपका नाम बहुत बड़ा है और हम सब लोग चूँकि अपनी कंपनियों में तो सब लोग हमारा मतलब ये भी जानने लग जाते हैं कि आप किस समय सोते हैं और किस समय उठते हैं, और सब कुछ सीखते ही हैं। लेकिन हमारा मकसद ये है इस प्लेटफॉर्म को बनाने का कि हर बड़े लीडर्स को हम लोग सुने और हर बड़े लीडर से हम लोग सीखें, और सबसे ज़्यादा हम सीखते हैं एक व्यक्ति की जो लाइफ जर्नी है उससे। तो आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे सबसे पहले सर। जी सर, मेरा नाम विंध्यवासिनी पांडे है और मैं वाराणसी के एक छोटे से गांव डाफी से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर एक प्राइवेट जॉब में थे, एक सिंपल सा जॉब में थे। बहुत ही मैं कह सकता हूँ एथिकल, बहुत ही हार्ड वर्कर, एक कर्मयोगी पुरुष जिनसे मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। ही इज़ माई आइडियल। मेरी मदर एक बहुत ही सिंपल हाउसवाइफ थी और बहुत ही इमोशनल, बहुत ही स्पिरिचुअल, और कुछ इस हद तक कि अगर कभी किसी फिल्म में कोई किसी को सता रहा है, दुख दे रहा है, तो रोने लगती थी वो। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो बचपन में जो बड़ा हुआ, भौतिक तौर पे मैं कहूँ तो इकोनॉमिकली बहुत गरीबी में पला बड़ा मैं, लेकिन अगर मैं वैल्यूज़ के बारे में बात करूँ, एथिक्स के बारे में बात करूँ, तो बहुत ही रिच तरीके से मेरा पालन पोषण हुआ है। और अगर मैं बोलूँ अपने बारे में तो जो नाम आपने बताया कि इतना बड़ा नाम है विंध्यवासिनी पांडे, तो एक्चुअली सर एक घटना मेरे परिवार में हुई कि मेरे फादर के बहुत सारे बच्चे जन्म लेते थे और एक्सपायर हो जाते थे। तो 6, 7, 8 ऐसे बच्चे हुए, फिर उसके बाद मेरा जन्म होगा। तो किसी ज्योतिषी ने बताया कि शायद परमात्मा रुष्ट है आपसे, तो इस बच्चे को आपको थोड़ा सा भगवान को कंफ्यूज करना पड़ेगा। अच्छा। तो मेरा नाम लड़की का नाम रख दिया गया, ये विंध्यवासिनी नाम जो है ये विंध्याचल माँ के नाम पे है। राइट। और मेरे नाक छेद दिए गए, वो लड़की बना दिया गया मुझे, लड़की को कपड़ा पहनाया गया मुझे। क्या बात है। तो इस तरीके से मेरा बहुत ही प्यार के साथ मुझे पाला पोसा गया, और मेरे मदर और फादर से मेरा बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग था। कुछ इस हद तक कि मैं मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ही वही थे, उसके अलावा ही सब कुछ मुझे देखना था। इतना मैं कह सकता हूँ जैसे भगवान शंकर के 2 लड़के थे, कार्तिकेय और गणेश जी। तो एक बार दोनों में शर्त लग गई कि चलो इस दुनिया का भ्रमण करके कौन सबसे पहले आता है।
तो कार्तिकेय जी का जो सवारी थी वो उनका मोर था, और जो गणेश जी थे वो अपने चूहे पे चलते थे। राइट। तो कार्तिकेय जी को तो कॉन्फिडेंस था कि मैं तो पूरी दुनिया पहले घूम के आ जाऊंगा, लेकिन जब वो जा रहे थे तो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ चूहे का निशान उनको दिखाई पड़ता था। अच्छा। और जब लौट के वो आए तो वहाँ पर देख के आ रहे हैं कि गणेश जी पहले बैठे हुए शंकर जी के पास। तो उन्होंने बोला भाई ये कैसे हो गया? तो गणेश जी ने बोला कि भाई तुम्हारे लिए ये जो ब्रह्मांड था ना, ये पूरे संसार था, और मेरे लिए जो ब्रह्मांड है ना वो मेरे माता पिता हैं। क्या बात। तो मैंने अपनी माता पिता के साथ ही मेरा संकल्पित था कि मुझे रहना है, और मैंने आज तक कभी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भरा क्योंकि मुझे घर छोड़ के जाना पड़ता। और मैं कह सकता हूँ कि मेरी वाइफ जब मेरी शादी हुई मैं 12 में था, मेरी वाइफ जब आई तो फर्स्ट नाइट उन्होंने मुझसे बोला कि आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो मैंने उनसे यही बोला कि मेरे मम्मी पापा की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, बस मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो कुछ भी मैं हूँ वो सब कुछ मेरे माता पिता के आशीर्वाद का परिणाम है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में 4 लोग खुश हैं तो आप हमेशा तरक्की करेंगे। एक आपके माता पिता और दूसरे आपके सास ससुर। अच्छा। क्योंकि ये 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी दुनिया बनाई है। ये 4 लोग परमात्मा के वो स्वरूप हैं जिनको परमात्मा ने अपना बंदा बना के इस दुनिया में लाया है, जिनसे हमारा पूरा परिवार चल रहा है। राइट। तो मैं बहुत इस मामले में किस्मत वाला हूँ। और ये मैं कह सकता हूँ कि इस इंडस्ट्री में आने के पहले मैंने बहुत सारे छोटे छोटे काम किए। मेरे फादर छोटे से जॉब में थे, उस समय मेरे गांव के बगल से एक रोड निकल गया NH2, और वहाँ पे करीब करीब ज़मीन मेरा गया तो 46,000 रुपये हमको मुआवजा मिला। अच्छा। तो मेरे फादर ने बोला कि पढ़ा लिखा है, यही कुछ करता है। तो फिर मैंने पहले तो पापा की दुकान खुलवाई कपड़े की। फिर मैंने सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, फिर मैंने ट्रैवल एजेंसी खोली, फिर मैंने टेलीकम्युनिकेशन का काम किया। मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, करीब करीब 600 बच्चे मेरे कोचिंग में थे। मतलब ये कह सकता हूँ कि इन 2001 माई इनकम वाज 1 to 1.5 लाख पर मंथ। अच्छा, वाह। 22 साल की मेरी एज थी, और उस समय मेरे पास ईगो भरा हुआ था। मुझे लगता था कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान कौन? बिंध्यवासिनी पांडे। उसी बीच मेरे पास एक व्यक्ति आता है और उसने मुझे एक बुक दिया, उसका नाम था गेट ए लाइफ। गेट ए लाइफ। गेट ए लाइफ। ओके। मुझसे बोला इसे आप पढ़ लीजिए। मैंने लिया उसको और अलमीरा पे डाल दिया। फिर वो 2-4 दिन बाद आए, मैंने उठाया और उनको थमा दिया। तो जब जाने लगे तो उनकी आंखों में पता नहीं क्यों कुछ अजीब सी लाइट थी। उन्होंने मुझसे बोला कि सर प्लीज़ पढ़ लीजिए आप। अच्छा। फिर मुझे कुछ गॉड का इंट्यूशन लगा, मैंने लिया और मैं उसे पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते जैसे मेरी लाइफ चेंज होने लगी। अच्छा। उस बुक में दिया हुआ था कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो ट्रेडिंग ऑफ टाइम करते हैं, दूसरे वो होते हैं जो टाइम कंपाउंडिंग करते हैं। और उस कॉन्सेप्ट को जब मैं समझता गया तो जैसे मैं डूबता चला गया, और फिर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया। और आज मैं कह सकता हूँ कि जो सपने मैंने देखे भी नहीं थे, उन सारे सपनों को मैं यहाँ पूरा कर पाया। और इतना कह सकता हूँ कि बस आई एम वेरी वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा है। मैं ज़िंदगी में जो भी काम करता हूँ बहुत अच्छा होता है। यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव बोलते हैं अगर ये मिट्टी भी छू ले तो सोना हो जाता है। क्या बात। तो बस यही कहूँगा कि आप सब लोग की दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं, और डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं। जैसा सर आपने बोला ना कि आपने कई सारे काम किए और फिर आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, तो डायरेक्ट सेलिंग में ही आप आके रुक गए। आपने कैसे जाना कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन है? तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिन्होंने आपको यहाँ पे रोक के रखा? क्योंकि ऑलरेडी पैसा तो आप दूसरे कामों से भी कमा रहे थे। एक्चुअली सर मैं पैसा तो कमा रहा था, लेकिन मैं वहाँ बहुत परेशान था। ओके। एक्चुअली 30-32 एम्प्लॉई थे, और सारी जगह पे कंपटीशन था, हर जगह लेग पुलिंग था। मेरे कोचिंग में जो टीचर पढ़ाता था वो थोड़ा सा फेमस हुआ, उसने अपनी कोचिंग खोल ली, और ये 7-8 साल ऐसे ही चलता रहा। फिर मुझे लगा कि कब तक ऐसा चलेगा। और जब मैं अपने उस बिजनेस के अंदर किसी टॉप पर्सन को देखता था तो मुझे मोटिवेशन नहीं आती थी। मैं अपने कपड़े के होलसेलर को देखता था तो वो पेट फुला हुआ उसका, और वो उस तरह की लाइफ देख के उसके मुझे लगता था यार मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में देखा और यहाँ के सक्सेसफुल लोगों को मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसी लाइफ चाहिए। तो इसलिए मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया और फिर आगे बढ़ता चला गया। दैट्स ग्रेट सर। मैं आपके बारे में थोड़ा स्टडी कर रहा था, आपकी कुछ वीडियोस वगैरह मैंने देखी, तो उसमें मैंने ये पाया कि डायरेक्ट सेलिंग में आने में भी आपको शुरुआती 6-7 सालों तक कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, कुछ बिजनेस नहीं हो रहा था। तो जर्नली लोग आजकल तो मतलब ट्रेंड ऐसा है कि 6 महीने कुछ नहीं आए तो लोग कुछ ना कुछ दूसरा काम ढूंढ लेते हैं या कंपनी छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो आपके अंदर वो कौन सी चीज़ थी, ऐसा क्या विज़न था जिसकी वजह से आप कुछ नहीं आ रहा था फिर भी आप उसी कंपनी के साथ में लगे रहे? जी बिल्कुल सर, मैं ये कह सकता हूँ कि
इस बिजनेस में आने के 7वें महीने बाद मैं एक टाइटल होता था सिल्वर में पहुंचा। 17,000 की मेरी चेक पहुंची। उसके बाद 7 साल तक मेरी कोई अचीवमेंट नहीं हुई। 7 years दैट वाज वेरी टफ टाइम। मैं अपने गुरुजी के मंदिर में जाता था और मैं रोता था कि भगवान मैंने कौन सी गलती की है, मुझे किस गलती की सजा दे रहे हो। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ईश्वर मुझे बिल्ड कर रहा था। ईश्वर जो चैलेंजेस दे रहा था, जो परेशानियां दे रहा था, उससे जो मेरे अंदर इंटरनल चेंजेस हो रहे थे उसको मैं देख नहीं पा रहा था, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसी चेंजेस का आज परिणाम है कि आज मैं जहां पर हूं। मैं ये कह सकता हूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिटी अगर है कि आप पिच पे टिके रहें। मुझे आज तक जिस कंपनी में मैं हूं वहां पे कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जो ये बोले कि साहब मैं 15 साल से यहां पे हूं और मैं अमीर नहीं हूं। या तो उसने कंपनी छोड़ दी, दूसरी कंपनी में चले गए, और या तो उन्होंने इंडस्ट्री से काम करना बंद कर दिया। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बहुत सारी क्वालिटीज तो चाहिए, लेकिन एक क्वालिटी जरूर होनी चाहिए कि आप वहां टिके रहें। मतलब वो क्रिकेट का नियम है कि पिच पे खड़े रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। इसको मतलब 2020 के रूप में नहीं खेलें, नहीं, टेस्ट मैच की तरह से जमे, आराम से टिके रहें। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। जी जी। क्योंकि आपकी बहुत बड़ी टीम है और टीम बन तो जाती है एक्चुअली, बनना मुश्किल तो है लेकिन हाँ बन जाती है, फिर भी हम लोग बना ही लेते हैं टीम। लेकिन इंटरनेशनल डाटा ये कहते हैं कि 90% लोग पहले साल में बिजनेस को छोड़ देते हैं, मुश्किल से 10% लोग रुकते हैं जी। तो एक बड़ा प्रश्न ये बनता है कि लोगों को रोका कैसे जाए, हाउ टू रिटेन द टीम। जी जी, हमारे इंडस्ट्री की एक बहुत ही बड़ी चैलेंज है ये। चैलेंज इसलिए है कि यहाँ पे आना आसान है तो जाना आसान है, क्योंकि इजी है आना यहाँ पर। लेकिन इतना कह सकता हूँ मैं सर कि रिटेंशन को बढ़ाने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम उनको ला कैसे रहें। ओके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को किसी इमोशन में ले आते हैं, किसी रिलेशनशिप में ले आ देते हैं। कभी कोई मेरे प्रभाव में है तो उसको मैं ज्वाइन करा देता हूँ बिजनेस के अंदर, या कभी चीप वे में, जैसे हमने उसको कमिटमेंट कर दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, आपका नेटवर्क बन जाएगा, टीम बन जाएगा। या वो किसी इन्फ्लुएंस में आ गया, या हमने उस व्यक्ति को पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया, इस इंडस्ट्री के बारे में समझाया और उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दे करके हम ला रहे हैं। अगर हम सही इन्फॉर्मेशन दे करके ला रहे हैं तो रिटेंशन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज़ सर, जो भी लोग हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, आने के बाद हम उनको क्या बेसिक्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्योंकि वो बिल्कुल नए हैं, वो डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, बट इस इंडस्ट्री के लोग बिल्कुल नए हैं। उनकी वहाँ की मैच्योरिटी यहाँ की मैच्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या उन्हें बेसिक्स की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या हम उनके साथ बैठ करके प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन को सिखा रहे हैं। और हर कंपनी देखिए अपने बिजनेस में रिटेंशन के लिए कुछ न कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाती है जिससे नए लोग कुछ महीने तक उनके साथ टिके हैं। तो क्या उस प्रोग्राम के साथ उनको हम अटैच कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ सर, जब वो आते हैं हमारे बिजनेस के अंदर तो मुझे लगता है कि पहला चेक अगर उस व्यक्ति को हम पहले दिला दें तो वो इस बिजनेस में टिक जाता है। जैसे मैं बताऊं, काम करता है वो। हाँ, अगर मैं बताऊं सर कि मैं लाखों रुपए आज टैक्स पे करता हूं महीने का, लेकिन मेरा पहला चेक 110 रुपए का था। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं आपको भी अपना पहला चेक जरूर याद होगा। क्योंकि पहला प्यार, पहला बच्चा, पहली कोई चीज़ इंसान भूलता नहीं है, वो इंसान के दिल में, जेहन में आ जाता है। दूसरी चीज़ सर, जिन लोगों को हम ला रहे हैं अगर वो सिंगल काम कर रहे हैं तो उनके स्पाउस को, उनके फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनके घर पे छोटी सी एक मीटिंग करके हम उनके साथ उनकी फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं कहना चाहूँगा सर कि जो भी लोग आ रहे हैं अगर हम उन्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, कुछ जिम्मेदारी दें तो उनको इंजॉय आने लगेगा, उनको मज़ा आने लगेगा। जैसे मेरे फादर के पास एक छोटी सी गाड़ी थी, एक लूना। तो क्या हुआ कि मैं उसे छूने में डरता था। एक बार मेरे बुआ का लड़का आया, उसने मुझे बैठा के थोड़ा चलाया, अब मुझे मज़ा आ गया। अभी क्या होता था कि उस लूना को चलाने के लिए मैं अक्सर मार खाता था, लेकिन चूंकि मैं इन्वॉल्व हो गया था, मुझे मज़ा आ रहा था तो मैं उसे लेकर के भागता था। तो जब लोग आते हैं तो उन्हें अगर हम इन्वॉल्व करें इसमें, हम ये ना सोचे कि मैं कर रहा हूँ, बल्कि उनको हम उसका एक हिस्सा बना दें। दूसरी चीज़ सर, मुझे लगता है कि इस बिजनेस के अंदर जब भी कोई व्यक्ति आता है तो सिर्फ पैसा ही बड़ा मायने नहीं करता है, कहीं ना कहीं से रिकॉग्निशन बहुत मायने रखती है। अगर हम उन्हें रिकॉग्नाइज करें, हर छोटी छोटी उनके इफर्ट को हम अप्रिसिएट करें उनको। और कभी कभी सर अगर आपके साथ जो लोग आ रहे हैं अगर उनकी डाउनवर्ड ग्रोथ हम करा दें, इट मे बी पॉसिबल कि वो बहुत अच्छा चेक नहीं अर्न कर रहे हैं लेकिन उनकी टीम काम कर रही है तो उनका रिटेंशन हो जाता है। तो सर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर अगर हम ध्यान दें
जैसे बड़े सेमिनार्स मीटिंग्स उनको लेकर के जाएं, जहाँ पे जाने के बाद कहते हैं ना कि आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन तो करा सकते हो बैठ करके, लेकिन वो एक्चुअल में ज्वाइन तब करता है जब किसी बड़े मीटिंग में जाता है और वहाँ पर वो अपने आप को देख पाता है स्टेज पर उस सक्सेसफुल व्यक्ति की जगह। तो अगर इन छोटी छोटी 4-5 चीज़ों का हम ध्यान दें तो हमारे बिजनेस के अंदर रिटेंशन बढ़ जाएगा सर। दैट्स ग्रेट। एक्चुअली प्रॉब्लम ये रहता है, ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं सर, वो ज्वाइनिंग पे तो बहुत फोकस रखते हैं जी। मान लो एक व्यक्ति जब तक ज्वाइन नहीं करता है तो तब तक तो उसकी खूब आओ भगत करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल चाय बिल्कुल पिलाएंगे, बिल्कुल समोसे खिलाएंगे, बिल्कुल। और जैसे ही वो जुड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे उसने कोई गुनाह कर लिया, हाँ। तो उससे फिर दूरी बना लेंगे जी। तो बहुत अच्छा, आपने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बताए सर, वंडरफुल। एक मेरा प्रश्न इसी से संबंधित ये है सर कि जब हमारी टीम बनती है, लोग आ भी जाते हैं, मान लेते हैं मेरा 1000 लोगों का एक टीम बन गया है, अब डाटा ये कह रहा है कि इनमें से 10% लोग ही अगले साल तक टिकने वाले हैं जी। तो मैं कैसे पहचानूं कि जो टिकने वाले 10% लोग हैं ये हैं, क्या पैमाना है सर उसका? जी बिल्कुल। देखिए सर, कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ते हैं। जब आपके टीम में कोई व्यक्ति आया हुआ है, वो काम कर रहा है, आप उसके बिहेवियर को, उसके एक्टिविटीज़ को अगर ध्यान से आप रीड करेंगे, और ये इस इंडस्ट्री की मैं कह सकता हूँ सर, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे लोगों को, मेहनती लोगों को, ईमानदार लोगों को अनसक्सेसफुल होते हुए देखा है, क्योंकि वो किसी ऐसे व्यक्ति को अमीर बनाने के लिए अपना टाइम लगा रहे होते हैं जो अमीर नहीं बनना चाहता। राइट। तो हमें इस बिजनेस के अंदर लोगों को लीडर खोजने की जगह, लीडर बनाने की जगह हमें लीडर खोजने पे टाइम लगाना चाहिए। ओके। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आप अमरूद के पेड़ को खाद पानी देके आम का पेड़ नहीं बना सकते। हम लोग मजाक में बोलते हैं गधे को आप चना खिला के, काजू खिला के घोड़ा नहीं बना सकते। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि हम राइट पर्सन के ऊपर अपना एनर्जी लगाएं। अब सर, राइट पर्सन कौन होगा? जो इस इंडस्ट्री के हिसाब से बिहेवियर करता हो। ओके। जैसे उसके पास एक विजन हो, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ इस बिजनेस के अंदर आ जाओ। और जब किसी इंसान के पास विजन होता है तो निश्चित तौर से उसके पास एनर्जी होती है, क्योंकि उस विजन के साथ वो कनेक्टेड होता है, वो एनर्जाइज रहता है। राइट। वो व्यक्ति अकाउंटेबल हो, मैन ऑफ द वर्ड हो, वो व्यक्ति जो कहता हो वो करता हो, वो व्यक्ति लर्निंग फेज में हो, उसे देख के लगता हो कि नहीं वो सीखने की फेज में है, वो हर जगह मीटिंग ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होता हो। कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति के अंदर उसको देख करके उसकी जो जिम्मेदारी का भाव है वो लेता हो। वो अगर कुछ ऐसे क्वालिटीज को अपनी टीम में हम देखें, नो डाउट इसमें आपने सही बोला कि 90% लोग मैं कह सकता हूं कि सक्सेस के टॉप पर भीड़ नहीं होती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी कॉम्पिटेंसी का चेकअप होता है और ऊपर जाते जाते बहुत कम लोग बचते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा इन पैरामीटर्स में, अगर हम देखें और फिर हम उन लोगों पर फोकस करें जी, तो हम बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। अब एक प्रश्न, मैं निजी सा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, और वो ये है कि आपके कितने एक्टिव ग्रुप्स हैं, और इसी के साथ में प्रश्न ये है कि जब हम लोग नया ग्रुप ओपन करें तो वो कैसे ओपन हमें करना चाहिए, विड्थ और डेप्थ को कैसे बैलेंस बना के चलें सर? जी थैंक यू सर, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्चुअली मेरे फैमिली में 3 लोगों के साथ मैं काम करता हूँ। मेरे फादर की आईडी थी, मेरे बेटे का नाम आ गया, मेरी बेटी की आईडी और मेरी आईडी है। टोटल ग्रुप्स जो मैं हैंडल करता हूँ वो करीब 33 है। अच्छा। लेकिन मेरी जो लेग की मैं बात करूँ तो 18th ग्रुप मेरे ऐसे हैं जो ऑटो पायलटिंग हैं, इंडिपेंडेंट हैं और वो सेल्फ मोटिवेटेड है। ओके सर, विड्थ का मतलब ये होता है कि हम नए लोगों को अपने बिजनेस के अंदर ला रहे हैं, डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, और वहाँ पर क्या होता है, अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर रहे हैं, नए एरिया बिल्ड करने का, नए लोगों को लाने का, यानी वहाँ से हमारे इनकम की अपॉर्चुनिटी बनती है। डेप्थ का मतलब होता है सर कि हम फ्रीडम जनरेट कर रहे हैं, हमारे नीचे लीडर्स निकल रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं और धीरे धीरे हमारी जिम्मेदारी वहाँ कम होती है और हमारी इनकम कंटिन्यू बनी रहती है, तो हम फ्रीडम जनरेट करते हैं। तो सर, अगर हम विड्थ को बिल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें उनके साथ हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा, उनके साथ हमें बेसिक्स करना पड़ेगा, उनके पास साथ ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा। लेकिन डेप्थ को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें लीड बाय एग्जांपल बनना पड़ेगा। हमें लोगों के लिए एक आइडियलशिप क्रिएट करना पड़ेगा, एक डुप्लीकेसी का सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसलिए सर मैं बोलता हूं कि लीडरशिप के 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज है फ्रंट लीडरशिप, दूसरा है पैरेलल लीडरशिप, और तीसरा है बैक लीडरशिप। फ्रंट लीडरशिप और पैरेलल लीडरशिप जो है वो विड्थ के लिए है। मतलब जब हम किसी व्यक्ति को ले आते हैं तो उस व्यक्ति के साथ पहले आगे आगे काम करके हम उसे दिखाते हैं, उसे एजुकेट करते हैं, और थोड़ा जब वो काम करना सीख लेता है तो उसके पैरेलली काम करने लगते हैं, यानी वो भी काम कर रहा है और हम भी काम कर रहे हैं। लेकिन डेप्थ जहां होती है वहां पे हम बैक लीडरशिप करते हैं।
है, लीडरशिप करते हैं, इन्फ्लुएंस वहाँ पे जा रहा है, लेकिन हम बैठ करके देख रहे हैं कि वो क्या गलतियाँ करते हैं, क्या हमें उनकी फीडबैक उन्हें देना है, कैसे उनकी काउंसलिंग करना है। तो ये तीनों लीडरशिप जो होती हैं वो ऊपर की दो विड्थ के लिए और लास्ट डेप्थ के लिए। डेप्थ के लिए, राइट, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। व्यूअर्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं उनमें से लेना चाहूँगा। श्योर। एसएस ऑफिशियल का प्रश्न है, क्या एमएलएम में स्पीकर बनना जरूरी है? सर इस प्रश्न का जवाब देने से पहले थोड़ा सा हमको डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। राइट। डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर डिफरेंट क्वालिटीज़ के लोग एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करते हुए अपने सपने को पूरा करते हैं। यानी इट्स नॉट ए इंडिविजुअल वर्क, इट इज ए टीम वर्क। इट्स ए टीम वर्क। राइट। और टीम वर्क को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट टीम है, वहाँ पे कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर है, कोई विकेट कीपर है, कोई फील्डर है, कोई ऑलराउंडर है। राइट। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इस इंडस्ट्री में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो स्पीकर होना जरूरी ही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस इंडस्ट्री की एक बड़ी खूबसूरती है ना कि जो आपकी वीकनेस है उसको स्पॉन्सर कर दो। स्पॉन्सर योर प्रॉब्लम्स। हाँ, स्पॉन्सर योर प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है आप अच्छी स्पीकर नहीं हो तो अच्छे स्पीकर को स्पॉन्सर कर दो आप। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा आपसे कि स्पीकर क्यों नहीं बना जा सकता? स्किल को सीखा जा सकता है। खाना बनाना एक स्किल है, डांस करना एक स्किल है, स्पीकिंग करना भी एक स्किल है। अगर आप इसे सीखेंगे, अगर आपके पास एक इमोशनल ड्रीम है, इमोशनल रीजन है सक्सेसफुल होने के लिए, तो आप स्पीकर बन सकते हैं। इसके लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, और निश्चित तौर से स्पीकर बन के आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और सिखाने के लिए लोग तैयार हैं। बिल्कुल सर, यहाँ सर गुरुओं की कमी नहीं है, यहाँ तो चेलों की कमी है। और साथ में सबसे बड़ी बात क्या है सर, प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अदरवाइज एक व्यक्ति बोलना चाहे लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, लोगों के पास में कहाँ जाके बोले वो। बिल्कुल सही। तो यहाँ हर रोज मौके मिलते हैं, आपको मीटिंग में बोलने का मौका मिलता है, वीकली मीटिंग में मौका मिलता है। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न है सर विपिन कुमार गोपे का, मैं अपने एरिया में टीम नहीं बना पा रहा हूँ, क्या करूँ? सर थोड़ी सी कड़वी जवाब दूंगा, विपिन जी प्लीज माफ करिएगा। अगर मेरे हाथ में मैं सोना लेके जाऊं और लोगों को दिखाऊं तो लोग सोना देखेंगे या मुझे देखेंगे? वो सोना देखकर परचेज करेंगे या मुझे देख करके सोने को परचेज करेंगे? मेरा मानना है दोस्त कि अगर मेरा इमेज बहुत अच्छा नहीं रहा है, मैंने अभी पिछली जो भी क्रेडिबिलिटी मेरी बहुत अच्छी नहीं रही है, और मैं सोना लेके जाऊं तो लोग बोलेंगे भाई अगर ये बंदा लेके आया तो सोना नहीं हो सकता। जो लेकिन अगर मैं सोना लेकर के जाऊं और मेरी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, मेरी इमेज बहुत अच्छी है, और मैं सोना लेके जाऊं तो लोग बोलेंगे अगर पांडे सर लेकर के आए हैं ना तो सोना ही होगा। तो सबसे पहला चीज तो हमें करना पड़ेगा कि हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर हम अपने एरिया में नेटवर्क को बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, और साथ साथ में हमें अपने आप को ब्रांड बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बन सकते हैं? हम जब अपनी नॉलेज को बढ़ाएं इस इंडस्ट्री के बारे में, हम जब अपने स्किल डेवलपमेंट करें इसमें, हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन अच्छा करना शुरू करें, हम टाइम की पंक्चुअलिटी को मेंटेन करें, हम यहाँ पे अपने एथिक्स को, वैल्यूज़ को, अपने आचार को, विचार को, व्यवहार को, चरित्र को अगर हम एक आइडियल शिप में लेकर के जाएं तो धीरे धीरे हमारा एक इन्फ्लुएंस बनना शुरू करेगा और आप हमारे एरिया में काम होना शुरू हो जाएगा। दोस्त जैसे कहते हैं गुलाब का फूल जहाँ भी रहेगा ना वो खुशबू देगा ही देगा। तो मैं यही कहूँगा गोप साहब कि आपको अपने ऊपर काम करनी चाहिए, और जैसा कि अभी सुरेंद्र सर ने बताया कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत लोग गाइड करने को तैयार हैं। तो निश्चित तौर से आप अगर इसके ऊपर काम करेंगे तो आपके एरिया में आपकी टीम बननी शुरू होगी। दैट्स ग्रेट सर। हमने एक बार बुलाया था, हमारे मेहमान थे अल्पेश गज्जर जी, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। हाँ, तो अल्पेश जी ने बड़ा अच्छा एक ऐसे ही एक शायद सवाल के जवाब में उन्होंने बोला था कि मैंने अपना बिजनेस अपने शहर में किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं बाहर कहीं 200 किलोमीटर दूर जाऊंगा तो आने जाने का खर्च, टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। बिल्कुल। और लोग वहाँ भी वैसे ही हैं, मेरे शहर में भी वैसे ही हैं, सामान लोगों ने इस्तेमाल करना ही करना है। तो बोले मैं गुजराती आदमी हूँ तो मैंने गणित लगाया कि यार मैं अपने यहीं पे करता हूँ। जी बिल्कुल। तो और उन्होंने वहाँ पे बिल्ड किया, बड़ोदरा से हैं शायद, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी बड़ा बिजनेस किया। तो बहुत अच्छा सजेशन है सर आपका, दैट्स ग्रेट सर। अशोक चौधरी पूछ रहे हैं पांडे सर की एनर्जी का राज क्या है? चौधरी सर, मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि मछली पानी में होती है, पानी में ही वो तैरती है, पानी में ही वो सोती है,
और पानी ही उसका जीवन होता है। राइट। डायरेक्ट मार्केटिंग मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही है। दो तरह के कार्य होते हैं। एक कार्य होते हैं जिस कार्य को करके उसके फल से हमको आनंद आता है या हमें खुशी मिलती है, और दूसरा कार्य होता है जिस कार्य के साथ साथ फल आपको मिल रहा होता है। जैसे एक चित्रकार है, वो चित्र बनाता है और सोचता है इस चित्र को बेच करके इससे पैसे आएंगे और मैं एंजॉय करूंगा। और एक चित्रकार को चित्र बनाने में ही मजा आ रहा है, उसको चित्र बनाने में ही एंजॉयमेंट आ रहा है, प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है वो। तो जो काम में आपको फल के बाद में फल मिलने की उम्मीद है, वहां पर आपकी एनर्जी सक होती है। लेकिन जिस चीज में आपको काम करते करते एनर्जी मिल रही हो, तो वहां तो आपकी एनर्जी बढ़ती है। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। मतलब क्या होता है कि ऐसा तो नहीं कि फल नहीं चाहिए, मतलब था कि कर्म करो और कर्म ऐसे करो, कर्म करने में इतना डूब जाओ, कर्म करने में इतना मजा आने लगे कि फल की इच्छा ही ना रहे। मैं इस इंडस्ट्री को जीता हूं। मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि लोक और परलोक सुधारने का माध्यम है। कहीं न कहीं इस इंडस्ट्री के माध्यम से हमने हजारों लोगों की जिंदगी में, लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया है। और मैं थैंक्स बोलता हूं परमात्मा को कि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना है। और इसलिए मैं कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में होना एक बहुत ही अलौकिक और चमत्कारिक घटना है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो चौधरी साहब, मुझे इसलिए एनर्जी मिलती है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काम ही नहीं करता हूँ, मैं तो एंजॉय करता हूँ। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, दैट्स ग्रेट। मेरे से भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप इंडस्ट्री की एसोसिएशंस के साथ में भी काम कर रहे हैं, आप कंपनी में भी बड़े अचीवर हैं, आप चैनल भी शुरू कर दिया, एक अभी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कोर्स भी स्टार्ट कर दिया, तो आप मतलब कैसे इतना टाइम निकालते हैं और थकते नहीं हैं क्या? बिल्कुल। तो वो जो आपने बोला सर, वही चीज़ है कि अगर आप इंजॉय करेंगे उस प्रोसेस को, अगर मैं एक वीडियो है मेरा कोई और उसके नीचे जो कमेंट्स लोग लिख रहे हैं जी, तो मैं अगर परेशान हो जाऊं कि यार ये सारे मुझे 200 कमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, तो मैं परेशान हो जाऊंगा। और मैं हर कमेंट्स को पढ़ के मैं उससे सीखता भी हूं, मैं उससे आनंद भी लेता हूं, मैं उससे मोटिवेट भी हो रहा हूं। बिल्कुल। तो फिर मुझे लगेगा कि यार 500 होने चाहिए तो और अच्छा रहता। बिल्कुल सही सर। तो वो डिपेंड करता है हम किस चीज़ को कैसे लेते हैं। दैट्स ग्रेट सर। नेहा कनौजिया का प्रश्न है, अपनी टीम को कैसे बड़ा करें और उन्हें एक्टिव कैसे रखें? मैं ये कह सकता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ए आर्ट, इट इज़ नॉट ए वर्क। जैसे पत्थर को तोड़ना और पत्थर को तोड़ करके गिट्टी बना के सड़क बनाना एक काम है, राइट। लेकिन उस पत्थर के अंदर से मूर्ति उकेरना, उस पत्थर के अंदर से एक मूर्ति को बाहर निकालना, ये कला है। यस, ट्रू। काम करने के लिए सर एक एज की जरूरत होती है, हैंड की जरूरत होती है, आप हाथ से काम कर सकते हैं। लेकिन कलाकार को 3 एज की जरूरत होती है। एक तो हैंड की जरूरत होती है, एक हेड की जरूरत होती है और एक हार्ट की जरूरत होती है। क्या बात है, क्या बात है। तो जब आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, इस इंडस्ट्री में अपने नेटवर्क को बड़ा करना चाहते हो, तो आपको तीनों इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, और दिल लगा के लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। और जब आप किसी के साथ अगर इमोशनली अटैच होकर के ऑनेस्टी के साथ काम करते हो, तो ये वाइब्रेशन उनके पास जाती है और वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करते हैं। दैट्स गुड, वंडरफुल सर। लास्ट में 2 प्रश्न मेरी तरफ से हैं जी। चूँकि आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, आपका कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, यूट्यूब पे मैंने आपका कई सारे वीडियोस देखे। थैंक यू। तो आप किन किन सोर्सेज से सीखते हैं? स्रोत क्या है आपके पास में लर्निंग का? जी, पहली चीज़ तो सर आप जानते हैं कि अगर आप लर्निंग फेज़ में हैं तो आप हर जगह से सीख सकते हैं। जैसे मैं आज सुबह से आपके साथ बैठा हूँ, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है सर। आपकी सिंप्लिसिटी, आपका मतलब कह सकता हूँ कि रिलेशनशिप बॉन्डिंग, इतने अच्छे से आप इन्वॉल्व हो रहे थे चीज़ों के साथ। लेकिन सर अगर मैं बताऊँ कि लर्निंग के लिए तो मैं बुक्स, मुझे बहुत पसंद है। ओके। और मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ। मेरे घर में एक लाइब्रेरी आप पाएंगे, एक बड़ी लाइब्रेरी अच्छा, पाएंगे। और क्या बात है। अगर मैं एयरपोर्ट पे आया हूँ, मुझे भूख लगी है और सामने अगर बुक स्टॉल हो, हाँ, तो आई विल प्रेफर बुक्स। क्या बात है। तो मुझे बहुत पसंद है, बुक्स मुझे पसंद है। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, NLP के कोर्सेज हैं, माइंड के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनसे मैंने सीखा है। और बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास के लोग, मेरे माता पिता, मेरे बहुत सारे टीम के लोगों से मैंने सीखा है। और मैं कह सकता हूँ मेरे स्पिरिचुअल गुरु जिनका बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहा है।
तो ये सोर्सेज रहे जिनसे मैंने सीखा है अभी तक। तो इसको थोड़ा और स्पेसिफिक बनाता हूँ मैं। जी, आपकी मनपसंद 2 पुस्तकें कौन सी हैं? बहुत ही कठिन सवाल है सर बताना। बट एक मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूँगा, यथार्थ गीता। अच्छा। ये स्वामी अगरानंद सरस्वती जी लिखा हुआ है। और उसके बाद ऐसे कई बुक्स हैं, गोल है, शिखर पर मिलेंगे हैं, और ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं जिनसे मैंने मतलब सीखा है, और मैं समझता हूँ कि मेरे लाइफ में इन बुक्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। दैट्स ग्रेट सर। आपके 2 फेवरेट यूट्यूब चैनल? सच्चे दिल से बता रहा हूँ सर। एक तो चैट विद सुरेंद्र वत्स, अरे सर। और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं इस चैनल पे आज बैठा हूँ, बिकॉज आपका जो इफर्ट है सर ना, उसको मेरा सल्यूट है, मेरा सलाम है। थैंक यू सर। क्योंकि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ पे कंपनी की दायरे टूट गए और लोगों ने रियल एजुकेशन जो लेने की बात होती है वो यहाँ से ले रहे हैं, सीख रहे हैं। और दूसरा चैनल मैं बोलूँगा जोरबा द जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, और उनकी जो वे ऑफ टॉकिंग है, उनकी जो स्टाइल है, मुझे बहुत पसंद है। जोरबा द पुनीत जिंदल मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं सर। अच्छा। और हमने उनको इनवाइट किया था, उनका इंटरव्यू हमने शूट किया है। जी, सो बहुत जानदार पर्सनैलिटी हैं। नहीं सर, तो जोरबा द से भी आप सीखते हैं? बहुत कुछ सर, बहुत कुछ मैंने सीखा है। मैं उनकी कोई भी मैंने वीडियो छोड़ा नहीं है, और मैं समझता हूँ उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है ना, वो जिस तरीके से प्रैक्टिकली चीज़ों को बताते हैं, हर चीज़ को, वो अपने आप में मतलब लोगों को तुरंत समझ में आ जाती है। तो दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। चूँकि आप खुद बहुत अच्छे ट्रेनर हैं और बहुत अच्छे स्पीकर हैं, तो जब आप अच्छे होते हैं तो आप जब पसंद करते हैं किसी को तो फिर बहुत चूजी हो जाते हैं। तो आपके फेवरेट ट्रेनर या स्पीकर कौन से हैं सर? 2 अगर हम नाम जानना चाहें तो। सर ये भी बहुत बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि मेरा सभी लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड है जिन लोगों ने मुझे ज़िंदगी में मेरे वैल्यू ऐड किया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे वैल्यू ऐड किया है। बिकॉज आज मैं यहाँ हूँ तो रीज़न यही कि ऐसे गुरुओं और महागुरुओं के साथ रहने का मुझे सानिध्य मिला, अवसर मिला। मैं अगर इंटरेस्टली बात करूँगा तो कॉलिन हू, क्रिस बोल्सोवर, मिस्टर डेन जेंसन, विलियम लंग, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ मुझे रहने का मौका मिला। अगर इंडिया में बात करूँगा तो प्रमोद बत्रा जी, विजय बत्रा जी, सुमित चक्रवर्ती जी, सुरेश मोहन सैनवाल जी, विवेक बिंद्रा सर, इन लोगों के साथ मुझे रहने का मौका मिला और इन लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सर मैं जो सबसे ज़्यादा मानता हूँ कि जो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन होते हैं, वो आप सब लोग भी उन्हें बहुत मानते होंगे, लॉर्ड कृष्णा। मुझे मानता हूँ कि मैं उनको मानता हूँ कि इज़ द ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट ट्रेनर। उन्होंने ज़िंदगी के किसी भी प्रश्न का जवाब छोड़ा नहीं है। और सर अगर ऐसे बात करें तो बहुत सारे लोग हैं। ऋषि भटनागर जी हैं जिनको मैं बहुत सुनता हूँ। अपने पुनीत जी की नाम बताया, पुनीत जी को मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत फॉलो करता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और अगर मैं बात करूँ अपने इंडस्ट्री के अंदर तो सुरेखा भार्गव जी हैं, प्रमोद आचार्य जी हैं, राजीव डीजी जी हैं, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बिल्ड किया। उन सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। वंडरफुल सर। और आपने अपने सोर्स बता दिए हैं लोगों को, तो वो भी अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वो भी अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं और पांडे सर जैसे एक बड़े लीडर बन सकते हैं। सर समय की लिमिटेशन हमेशा हमारे साथ में रहती है और हमारे व्यूअर्स के साथ में भी रहती है। कुछ लोगों का डाटा ख़त्म हो जाता है तो कुछ के पास में समय की प्रॉब्लम रहती है। ज्ञान आपके पास में बहुत ज़्यादा है सर, क्योंकि प्रैक्टिकली आपने इस इंडस्ट्री को जिया है। तो बहुत जल्दी मुलाकात करने का वायदा करते हुए आज के एपिसोड को विराम देते हैं। आपने समय निकाला सर, स्पेशली आप वाराणसी से फ्लाई करके यहाँ दिल्ली में आए। इतना सारा समय निकालने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो ये थे वीवी पांडे साहब जो वाराणसी से हमारे बीच में पधारे थे। डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा नाम। और आपने आज के इंटरव्यू से ये जरूर सीखना चाहिए कि अगर आप सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हैं और 5, 6, 7 साल तक भी अगर आपको कोई ज़्यादा पैसा इनकम नहीं आती है, लेकिन आप कंसिस्टेंसी के साथ में लगे रहते हैं, तो फिर आपका रुतबा, आपका मुकाम, आपका लेवल वीवी पांडे जैसा हो सकता है। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।